नमस्कार। मैं डॉक्टर रतन कुमार भारद्वाज, प्रोफेसर संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लालकोटी योजना, जयपुर, इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में आदर्शवाद विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षा में आदर्शवाद। आदर्शवादी दर्शन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिपादित करने का श्रेय प्लेटो, पेस्टोलॉजी तथा फ्रोबेल आदि शिक्षा शास्त्रियों को है। इन सभी विद्वानों का मत है कि आदर्शवाद का क्षेत्र विश्व की अनादि, अपरिमित, नित्य तथा अनंत सत्ता है, न कि कोई तटस्थ विरोधी संसार। अतः प्रत्येक आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री ने एक मत होकर शिक्षा के साधनों तथा पद्धतियों की अपेक्षा शिक्षा से सिद्धांतों तथा उद्देश्यों को प्रतिपादन में विशेष योगदान दिया है। शिक्षा में आदर्शवाद को समझने के लिए हम आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम, आदर्शवाद तथा शिक्षण पद्धति, आदर्शवाद तथा शिक्षक, आदर्शवाद तथा अनुशासन, आदर्शवाद तथा विद्यालय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्यों को समझने के लिए हम प्रथम बिंदु व्यक्तित्व का उन्नयन करना तथा आत्मानुभूति आदर्शवाद के अनुसार मानव ईश्वर की सबसे महान तथा सुंदर कृति है। अतः इस दर्शन के समर्थक व्यक्ति के व्यक्तित्व को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उसके व्यक्तित्व का उन्नयन करने पर बल देते हैं। व्यक्तित्व के उन्नयन करने अथवा ऊंचा उठाने का अर्थ है आत्मबोध अथवा आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का अर्थ है सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में रहते हुए अपनी आत्मा के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अथवा उसे पहचान लेना। अतः आदर्शवादी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके उसका उन्नयन करना तथा ऊंचा उठाना है, जिससे उसे अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान हो जाए तथा उसकी जीवन नैया इस भव सागर से पार हो जाए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करना। आदर्शवाद के समर्थक भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करना है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का संगठन करें जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो जाए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का तृतीय उद्देश्य है सत्यम, शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना। आदर्शवादियों का विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन मूल्यों को विकसित करे। जब तक इन मूल्यों को विकसित नहीं किया जाएगा तब तक आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। ज्यों ज्यों समाज के लोग आध्यात्मिकता को प्राप्त करते जाएंगे त्यों त्यों आध्यात्मिक जगत की उन्नति होती चली जाएगी। अतः आदर्शवादी शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास करना है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का चौथा उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण। आदर्शवादियों के अनुसार केवल मनुष्य ही ऐसा बुद्धियुक्त प्राणी है जिसने रचनात्मक कार्यों द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के मानसिक, सौंदर्यात्मक एवं धार्मिक पक्षों के विकास हेतु प्राचीन काल से लेकर अब तक सक्रिय रूप से भाग लिया है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित तथा विज्ञान विभिन्न युगों में किए जाने वाले मनुष्यों के नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों का परिणाम है। इस सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार समान रूप से है। अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इससे पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए, इसकी रक्षा करें तथा इसके विकास में यथाशक्ति सहयोग प्रदान करें। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का पांचवा उद्देश्य है मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना।
आदर्शवादियों का विश्वास है कि बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए उसकी मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना परम आवश्यक है। अतः आदर्शवादी शिक्षा का पांचवा उद्देश्य बालक की मूल प्रकृति अर्थात मूल प्रवृत्तियों को का शोधन करना तथा उन्हें सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अनुसार विकसित करते हुए उचित मार्गदर्शन द्वारा आध्यात्मिक बनाना है। छठा उद्देश्य है पवित्र जीवन के लिए तैयार करना। आदर्शवादियों के अनुसार बालक में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उन सभी परिस्थितियों का सृजन करना आवश्यक है जिसमें रहते हुए वह पवित्र जीवन व्यतीत करके आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सके। अतः शिक्षा का छठा उद्देश्य बालक को पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है। सातवां उद्देश्य है बालक की बुद्धि तथा विवेक का विकास। एडम्स ने शिक्षा की व्याख्या आदर्शवादी ढंग से की है। उसने इसके अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं सकारण है, इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। एडम्स ने यह भी बताया कि संसार व्यवस्थित तथा संगठित है, इसका संचालन कुछ निश्चित सिद्धांतों के द्वारा होता है। एक आदर्शवादी इन निश्चित सिद्धांतों की खोज में सदैव लगा रहता है। इससे नैतिक तत्वों के आधार पर संसार की व्याख्या को ज्यों का त्यों बनाए रखा जा सकता है। अतः एडम्स के अनुसार शिक्षा का सातवां मुख्य उद्देश्य बालक की बुद्धि एवं विवेक को विकसित करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम। आदर्शवाद के अनुयायी पाठ्यक्रम की रचना करते समय बालक तथा उसकी क्रियाओं की अपेक्षा मानव के विचारों, भावों, आदर्शों तथा शाश्वत मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। उनकी अटल धारणा है कि पाठ्यक्रम में समस्त मानव जाति के अनुभवों का प्रतिबिंब होना परम आवश्यक है। पर अनुभवों को दो प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, भौतिक वातावरण से तथा अपने साथियों के संपर्क से। इस दृष्टि से आदर्शवादी पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया जाता है। प्लेटो के पाठ्यक्रम संबंधी विचार। प्लेटो कट्टर आदर्शवादी थे। उन्होंने बताया कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, जो केवल सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति द्वारा ही संभव है। पर उक्त शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति तीन प्रकार की क्रियाओं द्वारा हो सकती है। वे क्रिया हैं बौद्धिक अर्थात भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित तथा विज्ञान। कलात्मक अर्थात कला तथा कविता। नैतिक अर्थात धर्म, आध्यात्म शास्त्र तथा नीति शास्त्र। अर्थात प्लेटो के अनुसार इन उक्त विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हर्बर्ट के पाठ्यक्रम संबंधी विचार। हर्बर्ट के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता है। अतः उसने पाठ्यक्रम में साहित्य, इतिहास, कला, कविता तथा संगीत आदि साहित्यिक विषयों को मुख्य तथा वैज्ञानिक विषयों को गौण स्थान दिया है। नन के पाठ्यक्रम संबंधी विचार। पाठ्यक्रम के संबंध में नन के विचार भी आदर्शवादी दर्शन पर आधारित हैं। नन के अनुसार स्कूल का कर्तव्य है कि वह आध्यात्मिक शक्तियों तथा ऐतिहासिकता को बनाए रखें, उनकी निष्पत्तियों को सुरक्षित रखें तथा उसके भविष्य को उज्जवल बनाएं। इस महान कार्य को स्कूल अपने पाठ्यक्रम में मानव सभ्यता को प्रतिबंधित करने वाली क्रियाओं के द्वारा ही पूरा कर सकता है। अतः नन के अनुसार पाठ्यक्रम में मानव के भावों की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करने वाली क्रियाओं को संबंधित विषयों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम संबंधी विचार। रॉस ने मानव की समस्त क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया है, शारीरिक अर्थात स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं तथा आध्यात्मिक क्रियाएं। रॉस का अटल विश्वास है कि मानव का आध्यात्मिक विकास उसी समय हो सकता है जबकि वह शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो। अतः रॉस ने उक्त दोनों प्रकार की क्रियाओं के आधार पर मानव की क्रियाओं को बांटा है। शारीरिक के अंतर्गत कला, कौशल तथा स्वास्थ्य शिक्षा। मानसिक आध्यात्मिक के अंतर्गत बौद्धिक अर्थात साहित्य, भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान तथा गणित। नैतिक
के अंतर्गत नीति शास्त्र, कलात्मक के अंतर्गत ललित कलाएं, धार्मिक के अंतर्गत धर्म अथवा आध्यात्म शास्त्र को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है आदर्शवाद तथा शिक्षण पद्धति। आदर्शवाद के लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट हैं, पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित शिक्षण पद्धति नहीं है। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि, प्लेटो ने संवाद विधि तथा अरस्तु ने आगमन और निगमन नामक तर्क विधियों को अपनाया है। हीगल की कृतियों में तर्क के दर्शन होते हैं। ऐसे ही डिकार्टे ने सरल से जटिल की ओर नामक विधि का प्रयोग किया। पेस्टोलॉजी ने इंद्रिय शिक्षा तथा क्रियाओं को मुख्य स्थान दिया। हार्बर्ट ने निर्देशन विधि को सबसे उत्तम बताया तथा फ्रोबेल ने खेलकूद विधि को विशेष महत्व प्रदान किया। यही नहीं, कुछ आदर्शवादियों ने वाद विवाद तथा व्याख्यान विधियों को भी अपनाया, जिससे बालक शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता रहे। नेक्स्ट बिंदु है आदर्शवाद तथा शिक्षक। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान बड़े महत्व एवं गौरव का है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि इस व्यवस्थित ब्रह्मांड के दो अंग हैं, शिक्षक तथा बालक। दोनों अंगों का लक्ष्य एक ही है, बालक का आध्यात्मिक विकास। इस महान लक्ष्य को शिक्षक के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। वस्तुस्थिति यह है कि आदर्शवादी शिक्षक आत्मज्ञान, आत्मनिर्देशन, आत्मक्रियाशीलता तथा आध्यात्मिक गुणों का भंडार होता है। वह अपने आदर्शमय जीवन से बालक को पवित्र बनाने के लिए ऐसा सुंदर वातावरण तैयार करता है जिसमें रहते हुए उसका आध्यात्मिक विकास हो सके। दूसरे शब्दों में, आदर्शवादी शिक्षक का कार्य बालक की सहानुभूतिपूर्ण सहायता करके उसका उचित दिशा में मार्गदर्शन करना है, जिससे वह पूर्ण रूपेण विकसित होते हुए मानसिक एवं आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सके। रोस ने लिखा है, एक प्रकृतिवादी केवल कांटों को देखकर ही संतुष्ट हो सकता है, परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाब का पुष्प देखना चाहता है। इसलिए शिक्षक अपने प्रयासों से बालक को, जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है, उस उच्चता तक पहुंचाने में सहायता देता है जहां तक वह स्वयं नहीं पहुंच सकता है। नेक्स्ट बिंदु है आदर्शवाद तथा अनुशासन। प्रकृतिवाद बालक को अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु आदर्शवाद बालक को अनुशासन में रखना चाहता है। आदर्शवादियों का अटल विश्वास है कि जब तक बालक को अनुशासन में नहीं रखा जाएगा, तब तक उसका आध्यात्मिक विकास असंभव है। पर अनुशासन कैसा? आदर्शवाद दमनकारी अनुशासन की अपेक्षा भावात्मक अनुशासन को विशेष महत्व प्रदान करता है। आदर्शवादी चाहते हैं कि शिक्षक अपने प्रेम तथा सहानुभूति का सहारा लेकर पहले बालक के आदर का पात्र बने तथा फिर उसे अपने उच्च आदर्शों से प्रेरित करके उसकी क्रियाओं को नियंत्रण में रखते हुए उसकी मूल प्रवृत्तियों का शोधन करें, जिससे वह अपना आत्मिक विकास कर सके। संक्षेप में, आदर्शवाद एक ओर तो बालक की क्रियाओं पर सहानुभूतिपूर्ण नियंत्रण रखने का बल देता है तथा दूसरी ओर भाव है तथा दंड का विरोध करके बालक को एक निश्चित सीमा के भीतर नियंत्रित प्रदान करता है। फ्रोबेल का यही विचार है कि बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके तथा उसके साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार करके उस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है आदर्शवाद तथा विद्यालय। आदर्शवाद बालक की तर्क एवं निर्णय आदि शक्तियों का विकास करके उसका आध्यात्मिक विकास करना चाहता है। इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है, जो केवल स्कूल में रहते हुए ही संभव है। अतः आदर्शवाद के अनुयायी स्कूल तथा उसके प्रभावशाली वातावरण को अत्यंत आवश्यक समझते हैं। नमस्कार।